मार्कअप लैंग्वेज है हमारी। मार्कअप लैंग्वेज हमारी काफ़ी किस्म की होती है। एक XML होती है, HTML होती है और एक XAML होती है। ठीक है, इन सब के एंड पे आप देख रहे हो ML आ रहा है। ML का मतलब होता है मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये यूज होती हैं आपकी फ्रंट एंड के लिए। तीनों आपके फ्रंट एंड के लिए यूज होती हैं। सॉरी, दोनों ही दे दो। ब्लैक है, ब्लैक रहने दो। ओके, ये तीनों हम यूज करते हैं फॉर मेक अ फ्रंट एंड ओके डिजाइन। XML हम यूज करते हैं एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड का जो फ्रंट एंड बनाने के लिए हम वहां पे यूज करेंगे XML, ये हम यूज करते हैं फॉर एंड्रॉयड। ठीक है, HTML हम यूज करते हैं वेब के अंदर और XAML हम यूज करते हैं डेस्कटॉप विंडोज एप्लीकेशंस बनाने के लिए। लेकिन अब ये बंद हो गया, विंडोज ने बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन XAML भी एक लैंग्वेज थी जो हम यूज करते थे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो आपकी जो विंडोज की एप्लीकेशंस नहीं होती वो हम बेसिकली उसका जो फ्रंट एंड बनाते थे वो XAML में बनाते, लेकिन अब वो बंद हो गया, गूगल ने बंद कर दिया। क्लियर बात यहाँ तक? ओके, HTTP होता है, व्हाट इज मीन बाय दिस? ओके, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आप एक चीज चेक कर रहे हो, HTML में भी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और HTTP में भी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं पूरा वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? नो आइडिया? सही बोला, थोड़ा बहुत सही बोला आपने, सही बोला। ओके, अच्छा, इससे पहले जो हम डिस्कस कर लेते हैं, टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं सर्वर का, उसके बाद इसके आता है, ताकि फिर आपको सही तरह क्लियर होगा। सर्वर क्या होता है? चलो सर्वर छोड़ो, नेटवर्क क्या होता है? ये सबने इंटर में भी पढ़ा होगा, मैट्रिक में भी आई थिंक होगा। नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है? ये तो आप मुझे उसकी टाइप बता रहे हो। नेटवर्क यूज क्यों करते हैं? गुड, ओके। आप अपने लैपटॉप के साथ एक कंप्यूटर अटैच कर दोगे ना, जिसके थ्रू मैं डाटा आपस में एक्सचेंज कर सकूं, उसको भी भेज सकूं, ले भी सकूं, वो आपकी हो जाती है मतलब कम्युनिकेशन, उसको कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क के लिए ये नहीं होता आपको 150 लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एक सिस्टम भी लगा दोगे वो आपकी नेटवर्किंग बन गई है। ठीक है, 2 लगा दोगे, 3 लगा दोगे, इसको कहते हैं नेटवर्क। आपने अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में देखा होगा, आपके सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं लैब के, वो आपस में कनेक्ट होते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? इसको कहते हैं नेटवर्किंग, जिसके थ्रू मैं डाटा कम्युनिकेट कर सकूं फ्रॉम वन लैपटॉप टू अनदर लैपटॉप। अच्छा, इसकी 3 टाइप्स हैं जो उसने बताई हैं, ठीक बोली थी? लैन, मैन, वैन। इनमें इसका फर्क, इसका मतलब क्या है? ओके, ओके, दिस इज योर लोकल एरिया नेटवर्क, इसका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, इसकी एग्जांपल दे सकते हो और मुझे समझा सकते हो लैन, मैन और वैन क्या है, वन बाय वन? अच्छा, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ओके, मैं फर्क नहीं समझ सकता, फर्क नहीं समझ सकता। ठीक है, उसके लिए मैन होता है। ओके, वैन। और कोई सही तरह इलैबोरेट कर सके? ओके, ओके, गुड, गुड।
बोला आपने। लैन कहते हैं छोटी सी बिल्डिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह आपने बोला है, उसके अंदर हम यूज करते हैं लैन, नेटवर्किंग। ठीक है। मैन आपका मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क होता है जो हम यूज करते हैं डिफरेंट सिटीज में, जिसकी सबसे बिगेस्ट और इजीएस्ट एग्जांपल आपकी पीटीसीएल है। ठीक है। हर सिटी का डिफरेंट है बाय सिटी कोड। ओके, हर सिटी का डिफरेंट है, इसमें पीटीसीएल भी है। उन्होंने भी जो एग्जांपल दिए वो भी ठीक बोली थी। और वैन बेसिकली आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब लैन और मैन को कंबाइन कर दो और ओवरऑल दी वर्ल्ड जो होता है वो आपका वैन है। वैन की एग्जांपल आपकी इंटरनेट है। इंटरनेट आ कहाँ से रहा है आपको? सोर्स कहाँ से आ रहा है? सॉरी, थोड़ा ऊंचे बोलो, शायद सही बोल रहे हो। सर्वर, सर्वर क्या होता है? सर्वर मुझे डिस्क्राइब करो, सर्वर क्या होता है? कोई भी डिस्क्राइब कर दो। सर्वर आपकी हर जगह सर्वर होता है, आपकी यूनिवर्सिटीज में सर्वर है, आपके कॉलेज में सर्वर है, यहाँ पे भी सर्वर है। सर्वर होता क्या है? सारे कनेक्शन, कनेक्शन की चीज के होते हैं? इंटरनेट कनेक्शन। अब सही बोले आप। अब मुझे बताओ नेट आता कहाँ से है? नेट हमें प्रोवाइड हो कहाँ से रहा है? इसका सोर्स कहाँ से है? कभी देखा नहीं है? वो तो आपको डिलीवर कर रहा है, उसको कहाँ से आ रहा है? आपको जो बेसिकली नेट जो प्रोवाइड कर रहा है वो आपको आ रहा है अमेरिका से, यूएसए। ओके, आपको जो नेट प्रोवाइड कर रहा है वो यूएसए प्रोवाइड कर रहा है। अब यूएसए आपको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है थ्रू सर्वर्स। सर्वर एक आप समझ लो एक पॉइंट है जिसके अंदर आपका नेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सर्वर के अंदर होता है। अब आपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा लैब के अंदर सर्वर रखा होता है जिसके थ्रू आपके डिफरेंट लैपटॉप्स में नेट जा रहा होता है। ठीक है बात, इस तरह करके डिफरेंट सिटीज का सर्वर होता है, आपका पीटीसीएल का सर्वर होता है जहां से आपका नेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। यार इसकी बात ये होता है पे करने की। अब एक मोबाइल है, आप कभी पाकिस्तान से परचेज करो मोबाइल और वही मॉडल सऊदीया का इस्तेमाल करो, अमेरिकन का इस्तेमाल करो, सेम नहीं होगा। फीचर सारे सेम है, क्वालिटी फ़र्क होगा। लैपटॉप कभी यूज़ करके देखना, जो रिफर्बिश्ड आपको लैपटॉप्स आ रहे होते हैं ना, वो बेसिकली आपको यूएस से ही, इन जगहों से ही आ रहे होते हैं। ठीक है, वो कभी यूज़ करके देखना, बड़ा फ़र्क होता है। तो नेट क्यों आप कह रहे हो? क्योंकि हम इतना पे नहीं कर सकते। जापान ने कौन सा निकाल दिया, 6G या 5G? हम कहाँ पे बैठे हैं? 4G भी सही नहीं है। घर के अंदर बैठे तो ई आ रहा होता है। क्लियर बात यहाँ तक? ये कॉन्सेप्ट है आपके। ठीक है, बाकी दुनिया बहुत आगे निकल गई है, आईटी में बहुत आगे है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ये सर्वर, ये नेटवर्क आपको। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अब करता क्या है? इसके थ्रू हमारे पास होता क्या है? यहाँ पे है ब्राउजर, यहाँ पे आप एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हो, रिक्वेस्ट सेंड करते हो सर्वर पे। ओके, रिक्वेस्ट मैंने क्या जनरेट की? मैंने www.facebook.com ये रिक्वेस्ट मैंने जनरेट की। रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? सर्वर पे, जहाँ पे आपकी सारी वेबसाइट अपलोड हुई होती है। ठीक है, अगर इसको ये फाइंड हो गई तो ये आपको रिस्पॉन्स बैक देगा, आपके ब्राउजर के ऊपर रिस्पॉन्स बैक देता है, जो बेसिकली आपकी वेबसाइट डाउनलोड होती है, इसको कहते हैं डाउनलोड ही होती है, जो आपके ब्राउजर पे डाउनलोड हो रही होती है। क्लियर बात यहाँ तक? आप उसको रिक्वेस्ट देते हो, अगर आप गलत वेबसाइट लिख देते हो तो आपको ब्राउजर पे क्या रिस्पॉन्स बैक देता है? नॉट फाउंड। ठीक है, क्योंकि वो उसके सर्वर पे मौजूद नहीं है, ये इसको आपको रिस्पॉन्स बैक दे रहा होता है। और अगर उसको मिल जाती है तो वो वेबसाइट आपके ब्राउजर पे डाउनलोड कर देता है। क्लियर बात यहाँ तक?
ये आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, 1 मिनट। अच्छा, एक चीज आपकी यहाँ पे होती है यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? ये होता क्या है? इसको कहते क्या है? एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक होता है यूआरआई, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये क्या दो चीजें, क्या चीजें ये दो क्या चीजें हैं? यूआरएल आपका बेसिकली क्या होता है? लाइक एड्रेस, गुड, लाइक www.google.com, ये आपका क्या है? एड्रेस। यूआरआई क्या होता है? जो डाटा होता है ना, वो बेसिकली आपका यूआरआई होता है। जो गूगल का जो डाटा होगा, जो उसके वेब पेजेस होंगे, वो आपके यूआरआई होंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। और लोकेटर आपकी बेसिकली ये एड्रेस है जिसके थ्रू आप वेबसाइट को लोकेट कर सकोगे। ठीक है। www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ओके। और ये कॉम क्या होता है? ये क्यों लगाते हैं? ये तो आपकी डोमेन नेम हो गया। ये बेसिकली यूनिक होता है, आपने यूनिक रखना होता है। ये कॉम क्या होता है? ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपको? ये आपकी बेसिकली कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कॉम। और क्या क्या होते हैं? वो आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, वो कॉम के बाद आता है, वो एक अलग चीज है। ORG। और ओके, एक है आपका ORG, एक है EDU और gov और नेट। वो बेसिकली आपका कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो एंड पे लगता है, वो कोई एक अलग चीज है। और को इसके अलावा काफी ज्यादा हैं। ठीक है। कॉम आपका शो करता है कमर्शियल। ठीक है। कॉम कमर्शियल। ORG को रिप्रेजेंट करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। EDU एजुकेशन, आपकी जितनी भी एजुकेशन वेबसाइट्स होती हैं वो एंड पे EDU यूज करती हैं। ठीक है। गव गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट्स होंगी वो एंड पे ये लगाते हैं। .net नेटवर्किंग की जितनी वेबसाइट्स होंगी वो ये लगाएंगी। और कंपनी .co लगाती हैं। .co का मतलब है कंपनी। क्लियर बात यहाँ तक? इसके मुताबिक आपने जो एंड पे यूज करना होता है, इसके मुताबिक इनके प्राइस होते हैं परचेज करने के लिए। ठीक है। ये आप जब आप एंड पे करोगे आपको आइडिया हो जाएगा। दो चीजें होती हैं जो आपने परचेज करनी होती हैं वेबसाइट को लाइव करने के लिए, एक डोमेन, दूसरा होता है होस्टिंग। इन दोनों में फर्क क्या है? डोमेन बेसिकली कहते हैं एड्रेस, लाइक ये www.facebook.com, इसको बेसिकली कहते हैं हम डोमेन। आपने डोमेन परचेज करनी होती है कि जिसके थ्रू मेरी वेबसाइट ओपन हो सके, इसको कहते हैं डोमेन। ये आपने लेनी होती है बेसिकली यूनिक, ये चीज लेनी होती है। एंड स्टार्ट में खुद ब खुद ये लग जाता है www, और ये आपने खुद से देखना होता है कि आपने किसके साथ लेना है, ये EDU लेना है, कौन सा लेना है। ठीक है। ये आपने बेसिकली परचेज करना होता है डोमेन एड्रेस। और होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग को बेसिकली कहते हैं गुड लाइव स्टोरेज या क्लाउड स्टोरेज आप कहते हैं। क्लाउड स्टोरेज मतलब जहां पे मैं अपनी वेबसाइट्स की फाइल्स को अपलोड करूंगा। स्टोरेज एक मुझे चाहिए होगी ना, इसमें मैं वेबसाइट को अपलोड कर सकूंगा, तो ये हम इसके लिए यूज करते हैं होस्टिंग। क्लियर? यहां तक कोई सवाल? डन?
अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे मार्कअप लैंग्वेजेस को। ये जो तीनों मैंने आपको मार्कअप लैंग्वेजेस बताई, इसकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ये एंड पे मैं आपको बता दूंगा। GoDaddy है और भी इस तरह की काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप परचेज कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, ये ML आपकी बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज है। इन तीनों मार्कअप लैंग्वेज के अंदर मैं जो भी कोड करूंगा मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर करूंगा। इन ब्रैकेट्स को कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स। ओके, आपने काफ़ी ब्रैकेट्स देखी होंगी, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनको हम कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स। मतलब जितनी भी आपकी मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं, चाहे XML है, HTML है, XML है, XAML है, इन सब के अंदर जो हम कोड करते हैं वो इन ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं। क्लियर? ओके, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ इजी में, जो आपने इसको याद रखना है, आप लोगों के लिए इजी होगा बिल्ड करना। सबसे पहले जो हम टैग लगाते हैं वो हम लगाते हैं HTML का। HTML के अंदर बस दो टैग्स आते हैं, हेड और बॉडी, जस्ट टू टैग्स, इसके अलावा कोई टैग नहीं होता, ठीक है। हेड के अंदर आपके 5 टैग्स आते हैं बस, टाइटल, मेटा, स्क्रिप्ट, स्टाइल और ये लिंक, ये 5 टैग्स होते हैं। बाकी जितने हम टैग्स देखेंगे वो हम बॉडी के देखेंगे। क्लियर? इनका यूज क्या है, किस लिए यूज करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हेड के अंदर आपके ये 5 टैग्स होंगे। कोई सवाल यहाँ तक? ओके, अब आप यहाँ पे देखें, मैं जो भी टैग करूंगा एंगल ब्रैकेट्स लगाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको टैग मैंने कौन सा कहा है, HTML। आप यहाँ पे HTML लिख रहे हैं, जब आप HTML लिखोगे तो उसको क्लोज भी करना होगा। क्लोज का मतलब ये आप स्लैश लगाएंगे। क्लियर? आपने बस क्या लगाना है, स्लैश, ही क्लोज हो गया। HTML के अंदर दो टैग्स होते हैं जो आपको मैंने डिस्क्राइब किया, मतलब HTML के अंदर लगाएंगे, एक आपका हेड होगा और दूसरा हमारा कौन सा होगा, बॉडी होगा। हेड वो पोर्शन है जो यूजर को शो नहीं होता, ठीक है, और बॉडी वो पोर्शन है जो यूजर को शो होता है। हेड के अंदर मैं बेसिकली लिंक्स लगाता हूँ, वो क्या लिंक्स लगाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। हेड यूजर को शो नहीं होता, जो यूजर को शो होता है वो कौन सा पोर्शन शो होता है, बॉडी को। अच्छा, स्टार्ट में हम ये लगाते हैं, अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन मार्क को हम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नॉट, डॉक टाइप, HTML, ये क्यों लगाते हैं, कोई मुझे बता सकता है? इसको लगाने से, हाँ सॉरी कोई बोल रहा था, ओके, और कुछ? इसके लगाने का फायदा क्या है, यूज क्या है? ये बेसिकली जब हम नॉट डॉक टाइप HTML लिखते हैं, ये बेसिकली होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ HTML5। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है HTML5 को, लेकिन इसको आप लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं है, इसके ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं भी लगाओगे तो भी हमें HTML5 नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, आपने नहीं लगाना, आप इसको रहने दीजिए, ठीक है। इसका क्लोज टैग नहीं है। अच्छा, दो तरह के टैग्स होते हैं, इसको बेसिकली जो मैं आपको जो इसके अंदर लिख रहा हूँ ना मैं, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, इसको हम कहते हैं टैग्स। 2 टाइप्स ऑफ टैग्स हैं आपके, एक आपका है स्टैंड अलोन और एक आपका है कंटेनर। इन दोनों में फर्क क्या है, स्टैंड अलोन कह दो या इसको कह दो अनपेयर्ड, ये दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं, इसको कह दो पेयर्ड। इसका फर्क ये है, स्टैंड अलोन टैग वो टैग होता है जो ओपन होगा लेकिन क्लोज नहीं होगा। ये आप देखोगे काफी सारे टैग्स जो अभी हम अगर 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा तो आप खुद देखोगे कि सर ये क्लोज नहीं हो रहा, मतलब ये स्टैंड अलोन टैग है। स्टैंड अलोन कह दो या अनपेयर्ड कह दो। और कंटेनर टैग वो टैग होता है जो ओपन भी हो रहा है, जो क्लोज भी हो रहा है, और उसके अंदर मैं मजीद टैग्स भी लगा सकता हूँ, उसको कहते हैं कंटेनर टैग या पेयर्ड। अब जिस तरह देखो HTML मेरा ओपन भी हो रहा था, HTML मेरा क्लोज भी हो रहा है, और उसके अंदर मैं मजीद टैग्स भी लगा रहा हूँ, तो ये मेरा कौन सा टैग हो गया, कंटेनर। जो ये मेरा नॉट डॉक टाइप है, ये मेरा कौन सा है, स्टैंड अलोन या अनपेयर्ड। ओके, यहाँ तक कोई मसला? ओके, अच्छा हेड के अंदर मैंने ये कोड किया है, इस फाइल को सेव कर देता हूँ।
इस फाइल की एक्सटेंशन होगी .html, ठीक है। इसको मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये मेरे पास फाइल चल रही है, क्लियर। अब इसमें कुछ भी अभी आउटपुट नहीं है। मैं यहाँ पे टैग लगा रहा हूँ टाइटल का। टाइटल स्टार्ट किया, टाइटल मैंने बंद किया। इसके अंदर मैं लिखता हूँ माय फर्स्ट वेब पेज। ओके, ये मैंने किसकी मिड में लिख रहा हूँ, कि मेरा टाइटल स्टार्ट है, मतलब यहाँ से मेरा टाइटल स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक मेरा टाइटल है जहाँ मैंने बंद कर दिया है। ओके, माय फर्स्ट वेब पेज। और इसको मैंने सेव करूंगा। सेव करने के बाद जब मैं वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा, कि क्या सेट हुआ आपका, वो टैब के ऊपर। आपने इसको अपडेट करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट, कुछ भी आपने लिखना है। सेव किया, उसके बाद रिफ्रेश करूंगा, माय फर्स्ट वेबसाइट। ये हम टैब एक सेट कर दिया हमने। ओके, उसके अलावा जो ये स्क्रिप्ट है और मेटा है, स्टाइल है, लिंक है, ये हम बाद में देखेंगे। मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। मेटा हम यूज़ करते हैं कीवर्ड्स लगाने के लिए, एसईओ करने के लिए, ठीक है। इसको हम नहीं देखेंगे इतना, ठीक है, क्योंकि ये एसईओ की फील्ड में आ जाता है। इसमें हम बेसिकली वो कीवर्ड्स लगाते हैं, मेटा का टैग यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट में हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड। जो अब हम इन फ्यूचर देखेंगे वो सारा काम हम किसके अंदर करेंगे, स्क्रिप्ट के टैग में। वो आपको समझ भी आ रहा होगा, जावास्क्रिप्ट। ओके, स्टाइल और लिंक ये दोनों हम यूज करते हैं CSS करने के लिए। ओके, ये जब हम आगे देखेंगे तब आपको मैं इसको क्लियर करूंगा। डन। आप परेशान नजर आ रहे हो रेड टी शर्ट? अच्छा, बॉडी के अब हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। लाइक मैंने हेडिंग लगानी होगी। हेडिंग के बेसिकली आपके पास 6 लेवल्स हैं। 6 लेवल्स हैं हेडिंग के। ओके, H1 एक आपकी H1 है, ठीक है। H1 के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाहौर। एक आपकी H2 है, इसके अंदर भी मैं सेम लाहौर लिख देता हूँ। H3, H4, H5, H6। मैं ये लाहौर लिख रहा हूँ और इन सब के आप रिव्यू चेक करना। ये मैंने काम किसमें किया, बॉडी में। मतलब जो वाइट एरिया आपका है वो आपका सारा बॉडी है वेबसाइट का, ठीक है। ये मैंने बॉडी के टैग के मिड में किया। मैंने यहाँ पे ये लाहौर लिख रहा हूँ। इसकी आउटपुट में फ़र्क क्या आ रहा है, साइजिंग में स्मॉल हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हेडिंग 1 आपकी सबसे लार्जेस्ट हेडिंग है और हेडिंग 6 आपकी सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग है, मतलब हेडिंग 2 से स्मॉलेस्ट है। अच्छा, अब ये एक सवाल अब आपका ये होगा कि सर ये सबसे लार्जेस्ट है, मैं मजीद साइज बड़ा नहीं कर सकता? आप कर सकते हो। हेडिंग 1 बाय डिफॉल्ट आपको ये साइज दे रहा है, हम साइज बड़ा कर सकते हैं लेकिन वो CSS के थ्रू करेंगे। मैं हेडिंग 1 को सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग भी कर सकता हूँ, साइज छोटा कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हेडिंग 6 का साइज मैं सबसे बड़ा कर देता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपकी सबसे हेडिंग 1 आपकी सबसे लार्जेस्ट है। H7 आपका कोई टैग नहीं है, क्लियर। इसके नेक्स्ट एक P टैग है आपका। P टैग हम यूज करते हैं फॉर पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ। चल मैं कोई टेक्स्ट उठा लेता हूँ यहाँ से रैंडमली, कोई टेक्स्ट। सॉरी, फिर क्यों लगाएंगे, अगर आपने सेम साइज ही रखना है। CSS हम तब यूज करते हैं जब मैंने चेंज करना कुछ, जब आपने उसको सेम ही रखना फिर हम यूज क्यों करेंगे। हाँ, फिर आपको मैं इसका जवाब मैं भी देता हूँ, वेट करो। अच्छा, टेक्स्ट उठाने के लिए आपका ये होता है, अगर आपने रैंडमली कोई टेक्स्ट उठाना है, इज इक्वल टू RAND है। ये एक वर्ड के अंदर फार्मूला आपका। मैंने ये 2/3 लिखा है, इसका मतलब ये है 2 पैराग्राफ्स 3 लाइन्स ऑफ ईच पैराग्राफ, क्लियर। ये फार्मूला है, आपने जो भी नंबर लिखना है ना आप लिख दीजिएगा। ये डमी टेक्स्ट उठाने के लिए
मैं ये सारा पेस्ट कर रहा हूँ पैराग्राफ के अंदर। ये पी के अंदर मैंने सारा टाइप कर दिया। क्लियर? अब ये मेरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है फ्रॉम दी वीडियो, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है? गैलरीज पे। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरा पैराग्राफ बन गया। डन। ये मेरा पैराग्राफ। अच्छा, जो अब आपका सवाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये मैं अभी बता रहा हूँ टैग्स, ठीक है? H1 का यूज किया है, H2 का यूज किया है, H3 का यूज किया है, टाइटल टैग का यूज किया है, P टैग का यूज किया है। मैं अभी आपको यूज बता रहा हूँ, ठीक है? अब आप ये सोच रहे हो ये हेडिंग 1 टू हेडिंग 6 मैंने साथ यूज करना, नहीं, आपने वहां पे जोन सा यूज करना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, डिजाइन के मुताबिक आप वो यूज करेंगे। आपने हेडिंग 1 3 दफा लगानी है, आप हेडिंग 1 3 दफा लगा दो। लाइक ये देखो, मैं इस तरह करके यूज कर लेता हूँ। मैंने हेडिंग 1 में लाहौर लिखा है, उसके बाद मैंने हेडिंग 2 लगाया है, इसके बाद मैं अगेन हेडिंग 1 लगा देता हूँ। मेरा डिजाइन जो भी है, ये डिजाइनिंग है, ये आपने करना है कि कहाँ पे आपने कौन सा टैग यूज करना है। बाकी दूसरी मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि हेडिंग 6 का साइज में बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, वो लेकिन वो CSS के थ्रू होगा। बाय डिफॉल्ट साइजिंग इनकी ये है, S7 6 लेवल है इसके पास, जो आपको HTML प्रोवाइड कर रहा है। और कोई सवाल? और ये जो कोडिंग है, ये आपका सीक्वेंस ऑफ कोड है, जिस सीक्वेंस में आप कोड कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको आउटपुट नजर आएगी। क्लियर बात? यहाँ तक आपने इसको ऊपर लेके जाना, आप उसका कोड ऊपर कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको कोड ऊपर नजर आएगा, ठीक है? अच्छा, ये मैंने पैराग्राफ लगाया। अच्छा, पैराग्राफ के अंदर आपने देखे थे मेरे दो पैराग्राफ्स थे, ओके? लेकिन जब मैंने ब्राउजर के अंदर इसको रखा है तो ये आपको कितना पैराग्राफ दिखा रहा है? एक। जबकि अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ, यहाँ भी मेरे दो पैराग्राफ ही बन रहे हैं। एक ये पैराग्राफ यहाँ पे एंड हुआ है और दूसरा मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसने इसको इग्नोर कर दी। इसको हम बेसिकली कहते हैं वाइट स्पेस। HTML वाइट स्पेसिस को इग्नोर करता है। अब वाइट स्पेसिस क्या चीज़ है? लाइक इधर देखो, मैं यहाँ पे पॉइंट के बाद इवेंट से पहले एंटर प्रेस कर रहा हूँ इतना ज़्यादा, ठीक है? लेकिन जब सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र पे चलाता हूँ, यहाँ पे देखो मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, ओके? मैं आपको यहाँ पे ये पावरफुल और वे के दरमियान इतनी स्पेस दे रहा हूँ। मैं सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? मैं इस पावर के बाद स्पेस देता हूँ, ये जस्ट 1 स्पेस पिक करेगा, 1 से ज़्यादा स्पेस पिक नहीं करेगा, बाकी को इग्नोर कर दे। इसको कहते हैं वाइट स्पेसिस। कि आपने मल्टीपल एंटर प्रेस किए हुए हैं, स्पेसिस दिए हुए हैं, इनको इग्नोर करते हैं, इसको कहते हैं वाइट स्पेसिस। क्लियर? ये हम देंगे कैसे? आपने जहाँ पे भी ये लाइन ब्रेक करनी होगी, वहाँ पे हम एक टैग यूज करते हैं BR। BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक, इसका क्लोज टैग नहीं है। ये मैंने 1 टाइम BR यूज किया है, ये एक दफ़ा लाइन ब्रेक हुई है। आपने कंसेक्टिवली एक दफ़ा और करना है तो मैं कंसेक्टिवली 2 दफ़ा BR लगा दूंगा, 2 टाइम लाइन ब्रेक हो जाएगी। क्लियर? मैंने यहाँ पे, ये मेरा खत्म हो रहा था यहाँ पे पैराग्राफ, मैंने यहाँ पे BR लगाना है, मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ। जहाँ पे आपका दिल कर आप BR लगाएंगे, वहाँ पे आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो BR हम यूज करते हैं किस लिए? लाइन ब्रेक करने के लिए। ओके, अब अगर मैंने स्पेस देनी है, स्पेस में कैसे दूंगा? क्योंकि ये जस्ट 1 स्पेस पिक करता है। अगर मैं मोर देन 1 कंसेक्टिवली स्पेस दे रहा हूँ, उसको ये पिक नहीं कर रहा। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा $NBSP। NBSP का मतलब है, हाँ HTML आती है, बट ये NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ओके, NBSP का मतलब है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। मैंने देखो एक लगाया, एक स्पेस आ गई। जितनी स्पेस आपने रिपीट करनी है, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, जितनी बार आप ये रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब है 1 NBSP इज इक्वल टू 1 स्पेस। तो जितनी आपने स्पेस लगानी है, आप ऐसे स्पेस बार प्रेस करोगे, उसको पिक नहीं करेगा, आप NBSP रिपीट करते रहना, तो ये स्पेस लगाता रहेगा, ठीक है? यहाँ तक। और कौन कौन से सिंबल्स होते हैं? लाइक कॉपीराइट का सिंबल कौन सा होता है? कॉपीराइट का सिंबल देखा हुआ है? वो रजिस्टर्ड का होता है। R की बात करिए आप, वो रजिस्टर्ड होता है। C होता है, वो अगर मैंने लगाना है
वो भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे? एम्परसेंड, यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा, सारे आपको सिंबल्स बता रहे हैं कि अगर आप ये लिखते हैं 33 तो आपको कौन सा सिंबल देगा, लेकिन ये आपके कीबोर्ड पे मिल जाता है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, ना इसकी आपको है, ये सारे आपको कीबोर्ड पे मिल जाते हैं। ये देखो, ये डॉट है, ये थोड़ा हाईलाइट, ये ज्यादा हाईलाइट है, ये आपको लैपटॉप पे नहीं, कीबोर्ड पे नहीं मिल रहा है इस तरह के यूज करने के लिए। ये देखें, ये आपका अल्फा है, इसी तरह करके आपका बीटा भी होगा, गैमा भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे हम कॉपीयर का सिंबल लिख रहे हैं, कॉपी, ये देखें मैंने यहाँ पे ये लगाया, ये आपको आउटपुट में ये कॉपी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, क्या आ रहा है? सिंबल नजर आ रहा है। क्लियर? इस तरह करके काफी ज्यादा हैं, जो कार्ड्स खेलते हैं उनको आइडिया होगा। ये सारे सिंबल्स भी हैं, स्पेड्स वगैरह, कार्ड्स के भी सिंबल्स आ रहे हैं। डन, सारे आपको यहाँ पे सिंबल्स मिलेंगे, कोई इशू यहाँ तक? ओके, अभी जो हमने पढ़ा है, कौन कौन से टैग्स हमने देखे हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमने एक टाइटल टैग देखा है, और कौन सा देखा है? मैंने H1 to H6 देखा है, और P देखा है, BR देखा है, और इसको बेसिकली हम कहते हैं HTML एंटिटीज। ये HTML एंटिटीज है हमारी सारी, जिसमें हमने एम्परसेंड NPSP देखा है, सेमीकोलन आगे एंड पे होगा, और एम्परसेंड कॉपी देखा है। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा हैं, सारे सिंबल्स आपको इसमें मिलेंगे। एम्परसेंड का सिंबल लगाना, सारे आपको सिंबल्स दिखा देगा वो आपको। क्लियर? अब इसमें अब हमने कौन से कंटेनर टैग देखे और कौन से स्टैंड अलोन टैग देखे? कौन कौन से थे इसमें? कंटेनर, ये भी कंटेनर है, ये भी कंटेनर है, ये भी कंटेनर है, ये मेरे पास BR स्टैंड अलोन है। ये मेरा टैग नहीं है, क्योंकि टैग वो होता है जो हम एंगल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। क्लियर? ये मेरी HTML एंटिटीज है। डन, इनको टैग ना कह दीजिएगा आप। ओके, आगे देख लेते हैं। एक डेल टैग हम देखेंगे, एक SUP देखेंगे, SUB, ब्लॉक कोड, ओके, स्मॉल, प्री, मार्क, ओके, ये देख लेते हैं हम। थके तो नहीं हो? ओके ओके, मैं लगा रहा हूँ मार्कर टैग। मार्कर टैग में यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो एवरीवन, लिख दिया। अभी मार्कर टैग से होगा क्या? हाईलाइट कर रहा है। अब इसका अगर मैंने कलर चेंज करना होगा तो किस तरह यूज करूंगा? CSS यूज करूंगा। क्लियर? मार्क हम यूज करते हैं किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए। अब आप कहोगे सर इसको मैंने, लेट्स सपोज मैंने ये ऑनलाइन वीडियो को हाईलाइट करना है। किसको हाईलाइट करना है? ऑनलाइन वीडियो। आप कोड में सर्च करो ऑनलाइन वीडियो कहाँ पे है, ये रहा। इस ऑनलाइन वीडियो को मार्क करना है, टैग कौन सा यूज करेंगे? मार्क का। इसको मैं मार्क टैग के अंदर कर दूंगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना आपने। कोमा को अगर आपने हाईलाइट करना, कोमा को भी अंदर ले जाएंगे, क्योंकि मार्क उसने यहाँ तक करना है, क्योंकि यहाँ मैंने टैग बंद कर दिया। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ, जितनी बार आपने करना है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कीवर्ड को मैंने हाईलाइट करना है। अब मुझे पता है हाईलाइट करने के लिए मेरे पास मार्क का वर्ड है, मार्क। जितनी बार आपने यूज करना है, आपको इसकी फंक्शनैलिटी पता चल गई। अब आप इसको जितनी बार यूज करना है आप इसको यूज कीजिएगा। ये मतलब नहीं है कि एक पेज के अंदर आपने एक टैग को बस एक दफा इस्तेमाल कर लिया, दोबारा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ये आपके ऊपर फंक्शनैलिटी, आपने डिजाइन कैसा बनाना है। क्लियर? ओके, ये हमारा कौन सा टैग है? मार्क। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं टॉप पे कर देता हूँ आपको यहाँ पे। अच्छा, हमने वाटर का फार्मूला लिखना है। वाटर का फार्मूला क्या होता है? अच्छा, मैं पैराग्राफ लगा रहा हूँ यहाँ पे। इस पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखना है वाटर फार्मूला लाइक ये H2O। मैंने ये फार्मूला मैंने P के टैग में लिख दिया, पैराग्राफ बना दिया। इसको मैंने हेडिंग नहीं पैराग्राफ बनाना था, स्टार्ट में लिखा था, भाई टॉप पे आ रहा है आपको। ये मैंने बॉडी के स्टार्ट में लिखा है।
अब ये वाटर फार्मूला तो आ गया, ये ओके आपका फाइन है, ठीक है, लेकिन ये जो 2 है ये कहाँ पे होता है? नीचे होता है। अब इसको मैं नीचे कैसे करूंगा? इसको मैं यूज करूंगा सब। एचटीएमएल आती जब मैं सवाल करता हूँ तो चुप हो जाते हो। 2 को मैंने किसमें कर दिया? सबस्क्रिप्ट। लेकिन अच्छी बात आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है। सब का मतलब है सबस्क्रिप्ट, मतलब इस एसयूबी के अंदर आप जिसको रखोगे वो नीचे चला जाएगा। अब मैंने 2 रखा है नीचे, अब ये कहाँ पे आ रहा है आपको? मैं अगर यहाँ पे ओ को भी इसके अंदर रख देता हूँ, एसयूबी के अंदर ही ओ को रख देता हूँ, ठीक है। अब आपको ओ भी, मतलब एसयूबी के अंदर आप जो भी चीज रखोगे वो आपकी नीचे चली जाएगी। क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा, मैथ्स अपने पढ़े होंगे, फार्मूले कुछ याद हैं? लाइक मैं यहाँ पे पैराग्राफ एक और लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैथ फार्मूला एक लिख देते हैं। मैथ फार्मूला एक है लाइक ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, चले प्लस लगा देते हैं, नाराज ना हो, ये ले, ओके प्लस लगा दिया। अब इसको मैंने स्क्वेयर में कन्वर्ट करना है, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? एसयूबी नीचे लेके जाते हैं, एसयूपी पावर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इस 2 को मैं एसयूपी में कर दूंगा। एसयूपी का मतलब है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, ओके, और एसयूबी का मतलब है सबस्क्रिप्ट, ओके। इसको मैं एसयूपी में कर देता हूं 2। ओके, यहां तक भी सवाल इजी? नहीं, जरूरी नहीं है, आप इसको बाहर कर दो, ये लो मैं इसको हटा देता हूँ, ये लो, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। वो तो एक अपना काम कर रहा है, ये एक्स्ट्रा ऊपर से अपना काम कर रहा है, एसयूपी इसको पावर बना देता है। ये आपने जहां पे भी यूज करना है, इसको मैं हेडिंग में यूज कर लेता हूँ, ये ले हेडिंग में मैंने एच को ऊपर भेजना है, एसयूपी यहाँ पे स्टार्ट किया, और ये एच ओ को लेट्स सपोज मैंने ऊपर भेजना है, मैंने यहाँ पे कर दिया, जहां पे आपका दिल कर रहा है। क्लियर बात यहाँ तक? हर एक टैग की एक फंक्शन है, आपने उसको कहीं भी यूज करना है, ये आपके ऊपर है। ये जरूरी नहीं है कि आपने इसको लाता यूज करना, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और कौन से टैग्स हैं हमारे? अच्छा, स्मॉल एक टैग है, इस स्मॉल का काम यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लुक को स्मॉल में कर देता हूँ, इस डॉक्यूमेंट लुक को मैंने स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ कि क्या हुआ यहाँ, फॉन्ट साइज स्मॉल हो गया, हाँ गुड, ओके। इसने बेसिकली क्या किया है, स्मॉल आपका बेसिकली जो आपका फॉन्ट साइज होता है उसका हाफ कर देता है। क्लियर? ओके, ओके, इसके अलावा नेक्स्ट वन स्मॉल, स्मॉल के टैग के बीच में मैंने काम किया, देखो, ठीक है। ये यूज करते हैं क्लोज, ये क्लोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओपन है टैग, ये आपका क्लोज टैग है, ये ओपन है, ये इसका क्लोज है, ये इसका ओपन है और ये इसका क्लोज है। क्लियर बात यहाँ तक? ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे मैचिंग कवर पेज को डेल में डेल लगा रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ तक साइड बार तक बंद करता हूँ। मैंने इसको मैचिंग कवर पेज से स्टार्ट किया है और कहाँ पे बंद किया है, साइड बार में। पेज को सेव किया है, पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या किया इसने, ओके, इसके ऊपर लाइन ले आया। इसका मतलब ये होता है कभी कभार जब आप वेबसाइट पे जब काम कर रहे हो तो जो आपका जो कंटेंट होता है उसको आप एक इमीडिएटली रिमूव नहीं करते हो, उसको आप 1 मंथ या 3 वीक्स के लिए इस तरह का रिप्रेजेंट करते हो कि ये रिमूव हो गया, ठीक है। या ये और कहाँ पे यूज होता है, या प्राइस, गुड, जो आप शॉपिंग कर रहे होते हो जहाँ पे डिस्काउंट दिया होता है वहां पे इस तरह का लाइन लगी हुई होती है कि ये प्राइस खत्म हो गया, न्यू प्राइस जो भी लिखे होंगे। क्लियर? ओके, अच्छा, अब कुछ अलाइनमेंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। अलाइनमेंट्स का पता है आपको? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस किस ने यूज किया हुआ है, वो मुझे पता रहते हैं अभी।
अलाइनमेंट्स किस किसने यूज किया हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया हुआ है, उसमें अलाइनमेंट्स होती हैं। क्या होती हैं अलाइनमेंट्स? लेफ्ट राइट और नो, हाँ वो भी होता है, ठीक है। हाँ बेसिकली हॉरिजॉन्टली बात करो, हॉरिजॉन्टली हमारे चार होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है हमारा? लगा हुआ होता है, लेफ्ट लगा हुआ होता है। ओके, अब यहाँ पे भी अब आप देखो, ये मेरा पैराग्राफ है। ओके, इसको मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ लेफ्ट, या कुछ भी करना चाह रहे हैं, इसमें मैं ये चीजें खत्म कर देता हूँ ताकि आपको जरा से नजर आए। ओके, ये मेरा एक पैराग्राफ है जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट साइड मेरी बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन राइट साइड मेरी डिस्टर्ब है। ओके, तो इसमें जो अलाइनमेंट लगी हुई है वो बाय डिफॉल्ट क्या लगी हुई है? लेफ्ट लगी हुई है। अच्छा, ये अलाइन जगह जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा बेसिकली टैग नहीं है, ये मेरा एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट कहते हैं उस टैग की प्रॉपर्टी जो आप बताओगे, ठीक है। एट्रीब्यूट कहते हैं टैग की प्रॉपर्टी को। अब मैंने ये अलाइन लगाना है, दिस इज नॉट अलाइनमेंट, अलाइन हम यूज करेंगे, ठीक है। और मैंने इस पी के आगे ओपन टैग में हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। कहाँ पे लगाएंगे? ओपन टैग। क्लोज टैग में हम प्रॉपर्टी नहीं लगाते। हमने इस पैराग्राफ को देना है, क्योंकि मैं जो मुझे नजर आ रहा है ये पैराग्राफ डिस्टर्ब है, मैंने इस पैराग्राफ को अलाइनमेंट देनी है। तो इस पी टैग मेरा ये है, इस पी टैग को मैं यहाँ पे अलाइन का टैग दूँ, वो प्रॉपर्टी दूंगा अलाइन, और अलाइन इज इक्वल टू डबल कोट्स में हम बताएंगे। अगर मैं इसको राइट कर देता हूँ, लेफ्ट लगा हुआ है, लेफ्ट अगर आप लिख दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप कोड बढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये देखें, राइट किया है, वो राइट से स्ट्रेट हो गया, लेकिन लेफ्ट उसका क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। मैं अगर इसको सेंटर करता हूं तो इसका लेफ्ट और राइट दोनों डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मैं जस्टिफाई करता हूं तो ये दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों स्ट्रेट हो जाएंगे। क्लियर बात? यहां तक ये स्ट्रेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया, आगे कुछ भी नहीं था, वरना ही कर देता। ये देखिए, ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट है। डन यहां तक? ओके ओके, यही अगर हमने अलाइनमेंट ऊपर करनी हो, पाकिस्तान को मैं अलाइन लिखता हूँ, अलाइन लेफ्ट लगा हुआ है, सेंटर कर देता हूँ। अलाइन हम किसी के साथ भी लगा सकते हैं, देखें कहाँ पे आ गया? सेंटर पे। इसको मैं राइट पे करना चाह रहा हूँ, अलाइन राइट, ये कहाँ पे चला गया? राइट पे। अब हम ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे तो कह रहे हो अलाइन सेंटर और अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट, ये गलत है। अब एक टाइम पे वो एक ही अलाइनमेंट पे होगा ना, सेंटर। एक टैग को हम एक प्रॉपर्टी एक दफा ही लगा सकते हैं, दूसरी दफा नहीं लगा सकते। क्लियर? इसको मैंने कहीं और भेजना है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलाइन जस्टिफाई। ये जस्टिफाई भी आपको एज अ लेफ्ट ही नजर आएगा, कोई फर्क नहीं देने, क्योंकि जस्टिफाई का मतलब दोनों साइडें इक्वल करेगा, लेकिन लेफ्ट से शुरू होता है वो। यहाँ तक कोई सवाल? सबको क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड हम यूज करते हैं कोटेशंस लिखने के लिए। कोटेशंस क्या होती हैं? किसी के वर्ड्स जो उसने बोले हों, ठीक है, उसको हम बेसिकली कहते हैं कोटेशंस। वो हम यूज करते हैं ब्लॉक कोड के अंदर। मैंने ब्लॉक कोड का टैग स्टार्ट किया, ब्लॉक कोड का टैग मैंने यहाँ पे क्या किया? बंद किया, ठीक है। लाइक मैंने ये लिख दिया। क्या फर्क है इसमें और पैराग्राफ में? अच्छा, एक मिनट रुको, यही चीज को मैं बार बार जरा रिपीट करके इसको 2 लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब जरा बताएं, हाईलाइट तो नहीं है मुझे यहाँ पर, या स्पेसिंग दी है, इसने मिड नहीं किया, मिड कुछ और चीज है, ठीक है। मिड होता है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ना होता,
ठीक है, ये बेसिकली इसने लेफ्ट की तरफ भी स्पेस दी है और राइट की तरफ भी स्पेस दी है। ये हमारा ब्लॉक कोड है, इसको आपने डबल कोट्स में करना है, आप इसको डबल कोट्स में लिख दीजिएगा लाइक ये। ओके क्लियर, डबल कोट्स मैंने यहाँ स्टार्ट है, यहाँ पे बंद हो गया। कोई इशू यहाँ तक? ओके यहाँ पे हमारे प्री रह गया बस हमारा। अच्छा, प्री और पैराग्राफ ये सिमिलर ही हैं, लेकिन इनका थोड़ा बहुत फर्क ये है, मैं प्री के अंदर कोड कर रहा हूँ और ये जितना मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा था यही सारा मैं प्री के अंदर कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये डेल अगर मैंने ख़त्म करना हो, चलो उसको रहने देते हैं। अच्छा, प्री और इसमें फ़र्क क्या है? मैं इसके बाद एंटर प्रेस कर रहा हूँ, प्री का मतलब है प्री फॉर्मेटेड, कि जिस स्टाइल में डेवलपर लिख रहा है ना उसी स्टाइल में पिक करेगा। इसमें देखो वो स्पेस पिक कर रहा है आपकी और एंटर प्रेस करेगा, एंटर भी पिक कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड्स के बाद पावरफुल के बाद स्पेस दे देता हूँ इतनी ज़्यादा, और मैं यहाँ पे चला के आपको दिखाता हूँ, प्री में पिक कर रहा है। प्री में आपकी वाइट स्पेस पिक होती हैं, पी टैग के अंदर आपकी वाइट स्पेस पिक नहीं होती, ना पी के अंदर ना हेडिंग 1 के अंदर, किसी के अंदर वाइट स्पेस पिक नहीं होती। जस्ट प्री टैग में हम पिक कर सकते हैं। प्री का मतलब है प्री फॉर्मेटेड, कि जिस फॉर्मेट में आप दे रहे हैं उसी फॉर्मेट में ही पिक करेगा। क्लियर? ओके अच्छा, एक हम देख लेते हैं इमेज का, उसके बाद फिर आपको कहता हूँ आप जरा खुद करें ट्राई। एक है हमारा इमेज। इमेज लगाने के लिए हम टैग यूज करते हैं IMG। IMG में यहाँ पे लगाता हूँ, हमने इमेज लगानी है, मैं टॉप पे लगा के दिखा देता हूँ आपको, इस फार्मूला के नीचे लगा लेते हैं। यहाँ पे IMG का टैग लगा रहा हूँ। IMG का क्लोज टैग नहीं है, जस्ट ये आपका स्टैंड अलोन टैग है। ठीक है, IMG आपने टैग लगा दिया। अब इसके अंदर मैंने बतानी इमेज, तो SRC लगाऊंगा मैं। SRC का मतलब है सोर्स। सोर्स के अंदर मैं बताऊंगा क्या? सोर्स के अंदर मैं बताऊंगा पाथ, कि आपकी इमेज किस जगह रखी हुई है, एड्रेस बताऊंगा। ठीक है, सोर्स। सोर्स के अंदर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे कोई भी हम एक इमेज उठा लेते हैं, लेट्स सपोज ये लगा लेते हैं, जिसने ऑटोमेटिकली इसका पाथ बता दिया। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इसको मैं चला देता हूँ, ये आपकी इमेज लग गई। अब ये इमेज का जो आपको साइज आ रहा है, ये आ रहा है इसका डिफॉल्ट साइज, जो इमेज का साइज है। अब इसको मैंने स्मॉल करना है, तो कौन सा टर्म यूज होती है? नो, CSS में विड्थ और हाइट। गुड, ठीक है, तो मैंने इसकी या तो विड्थ कम करनी है, हॉरिजॉन्टली कम करना है तो विड्थ, अगर वर्टिकली कम करना है तो हाइट। इट्स अप टू यू। मैं कहता हूँ मैंने विड्थ कम करनी है, विड्थ में कर देता हूँ 300। इधर ये रहा। क्लियर बात यहाँ तक? अब इसने, इसका मतलब क्या है, मैंने जो इसको विड्थ दी है ना 300, उसने उसके मुताबिक, उस रेशियो के मुताबिक इसकी जितनी हाइट बनती होगी, इसने खुद ब खुद इसकी हाइट एडजस्ट कर ली है। क्लियर? या अगर मैं हाइट दे देता, मैं यहाँ पे हाइट दे देता 300, मैं विड्थ ना देता, हाइट कह देता 300। अब इस हाइट 300 के मुताबिक, देखो हाइट बढ़ी है, 300 के मुताबिक जितनी इसकी विड्थ ओके है उसने उतनी कर दी, ताकि मेरी इमेज स्ट्रेच ना हो। स्ट्रेच का मतलब पता है क्या कहते हैं? ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज मैं विड्थ और हाइट दोनों देता हूँ, इसका नुकसान है। मैं विड्थ कह देता हूँ लाइक 500 और हाइट दे देता हूँ 300। अच्छा, ये बेसिकली दे रहा है पिक्सल्स में। पिक्सल क्या होता है? सॉरी, स्केल से मतलब क्या है? मैंने बस आपसे पिक्सल पूछा, व्हाट इज पिक्सल? डॉट। किसने बोला है? सही बोला है, डॉट को हम कहते हैं पिक्सल। आपकी पिक्चर के ऊपर जो डॉट होता है वो उसको कहते हैं पिक्सल। आपकी पिक्चर के अंदर जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतनी पिक्चर क्वालिटी ज्यादा होगी। आप मूवीज देखते हो, मूवीज के अंदर नीचे क्वालिटी लिखा होता है,
क्वालिटी के अंदर क्या लिखा होता है? 480p। p का मतलब होता है 480 पिक्सल, 480 डॉट्स। और क्या होता है? 720p, 720 डॉट्स। तो 720 और 480 में फर्क क्या होता है? क्यों? उसमें पिक्सल क्वालिटी इंक्रीज हुई है। जब पिक्सल ज्यादा हुए हैं तो मेरी वीडियो क्वालिटी क्या हुई है? अच्छी। इस तरह 1080, 2K, 4K, 2K का मतलब है 2000, K का मतलब है 1000, 4000। जितनी आप क्वालिटी डॉट्स बढ़ते रहेंगे मेरी क्वालिटी इंक्रीज होती रहेगी। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ दे दी है और इसको मैं अब यहाँ पे चलाता हूँ। ये मेरी इमेज स्ट्रेच हो गई है। पहले ये मैं इसको खुद से विड्थ दे रहा था तो ये खुद से एडजस्ट कर लेता था, इमेज मेरी खराब नहीं हो रही। अब इसको मैंने फिक्स कर दिया है कि विड्थ इतनी रखनी है और हाइट इतनी रखनी, तो मेरी इमेज क्या हो रही है? खराब हो गई है। ठीक है, तो उसमें बेटर वे ये होता है कि आप दोनों यूज एट ए टाइम ना करो। ये आपके सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने हाइट यूज करनी है या विड्थ यूज करनी है। क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा, एक होता है यहाँ पे ऑल्ट। ये सारे एट्रीब्यूट्स मैं करवा रहा हूँ इमेज का, सोर्स, हाइट, विड्थ, और एक होता है ऑल्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किट फोटो। ये ऑल्ट क्या होता है? ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट। गुड। ये तो सबने देखा होगा, पाकिस्तान में सबने देखा होगा। जब आप लोग फेसबुक ओपन करते हो, आप लोगों का नेट स्लो आ रहा हो तो इमेज नजर नहीं आती, क्या लिखा आ रहा होता है वहां पे? जिसकी इमेज होगी वो लिखा आ रहा होता है। क्लियर? ये पाकिस्तान वालों को पता होता है, बाहर नहीं पता चलता ये चीज, क्योंकि उनका नेट सही होता है। तो वहां पे फिर आपका बेसिकली चलता है ये ऑल्ट। ये ऑल्ट हम यूज क्यों करते हैं? ये ऑल्ट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने यहाँ पे कौन सी इमेज लगाई है। क्लियर? अब देखो, मैं अगर ये ऑल्ट दे रहा हूँ, अभी आपको कुछ नहीं दिखा रहा ये, क्योंकि अभी मेरी इमेज डिस्प्ले में है। ठीक है, अगर मैं इमेज का पाथ गलत कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं ये कर देता हूँ, डी मिटा देता हूँ, इस नेम से तो मेरी कोई इमेज नहीं है। अब इसको इमेज फाइंड नहीं होगी और ये क्या लिखा आएगा यहाँ पे? ये देखिए, ये रहा। धन्यवाद। यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे हमारी फोटो कौन सी लगी हुई थी। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे ऑल्ट नहीं बताओगे तो आप लोगों को ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ था। ये चीज लगी होगी, आपको समझ नहीं आना यहाँ पे क्या लगा हुआ था। ठीक है बात यहाँ तक? ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑल्टरनेट लगाते हैं ताकि ऑल्टरनेट से मुझे इजी हो कि यहाँ पे हमने क्या चीज लगाई। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हैं तो ऑल्ट या तो शो होगा या तो आपको इमेज शो होगी। एट ए टाइम दोनों चीजें शो नहीं होती। ओके, डन। नहीं, टेक्स्ट नहीं हुआ। अगर आप इमेज यहाँ पे पाथ सही होगा तो आपका इमेज शो होगी यहाँ पे, तो फिर आपको वो टेक्स्ट शो कर देता ना कि यहाँ पे क्या चीज लगी हुई है, वो टेक्स्ट शो करता है आपको। फिर आपको फ्रेम बना हुआ नजर आ रहा है। नहीं, आपको पता चल जाएगा, उस तरह भी पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसको मैं अगर नेक्स्ट लाइन में भेज देता हूँ, क्योंकि सेम लाइन में नजर आ रहा है, मैं BR लगा देता हूँ। इमेज से पहले मैंने BR लगाया था कि नेक्स्ट लाइन में आए। ये देखें, किट फोटो लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा, मुझे समझ में आ रहा है पे फोटो। आपने अगर ये नहीं लगाना, आपने फ्रेम लगाना, वो लगा दो, कोई इशू नहीं। और मैं अगर यहाँ पे डील पूरा कर देता हूँ, बॉय, मेरी यहाँ पे फोटो नजर आ रही है। ओके, क्लियर? ओके, ठीक है। ओके, अभी हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब क्या है, ये तो आपको पता है। ये प्रोवाइड्स है आपका वर्ड पी के टैग में, ये रहा। इसको मैंने बोल्ड करना है। ठीक है, मैं इसको बोल्ड कैसे करूंगा? इसको बोल्ड करना है, पी से पहले मैं स्ट्रॉन्ग का टैग स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से बोल्ड करना स्टार्ट करना है। यहाँ से बोल्ड करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जहां तक मैंने बोल्ड करना है वहां पे जाके मैं टैग बंद कर दूंगा। लेट्स सपोज मैंने स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, जहां तक मैंने बोल्ड करना है, मैंने यहाँ पे आके टैग बंद कर दिया, बस यहीं तक बोल्ड होगा। क्लियर? दोबारा बोल्ड करना है, आप कह रही 2 को नहीं करना, हेल्प से दोबारा शुरू करना है। अगेन आप लिखते हैं स्ट्रॉन्ग, हेल्प से। हेल्प से अब अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अब आप यहाँ पे आपको मैं कह देता हूँ मैंने ये बोल्ड करना है
योर तक, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ योर तक नहीं करना, मैंने करना जस्ट वाई तक, इसके मिड में लगा दो, ठीक है। अब क्या होगा, हेल्प यू प्रूफ वाई, क्योंकि मैंने वाई के बाद बंद कर दिया, ठीक है, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं आएगी, लेकिन वाई जस्ट बोल्ड होगा, ओ यू आर स्ट्रॉन्ग के बाहर है तो वो बोल्ड नहीं होगा, स्पेस कोई भी नहीं आई है, देखो मेरा वाई बोल्ड हुआ यहाँ पे, क्लियर, ओके। अच्छा, स्ट्रॉन्ग हम किस लिए यूज करते हैं, बोल्ड करने के लिए, ओके। एक और टैग है बोल्ड करने के लिए, बी भी है, मैं यहाँ पे बी यूज करता हूँ, बी फॉर बोल्ड। मैं यहाँ पे दी वीडियो को बोल्ड कर देता हूँ, बी स्टार्ट की, यहाँ पे मैंने बी बंद कर दिया है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, दी वीडियो, सेम आउटपुट है दोनों की, ये भी सेम बोल्ड हो रहा है, वो भी बोल्ड हो रहा है, ठीक है। आप बी भी यूज कर सकते हैं बोल्ड के लिए और हम स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है, स्ट्रॉन्ग का टैग आपका आया है HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, और बी का टैग आपका HTML5 से पहले से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखो, मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग का टैग आपका HTML5 का है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एटलीस्ट मुझे 10 टैग्स बता दें जो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उनमें से एक आपको मैं बता चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप पॉइंट आउट लिख लो उस पर, ताकि आपका इंटरव्यू पे ईजी हो जाए, ठीक है। क्योंकि वो पूछते हैं, आपसे पूछ लेंगे मुझे कोई 5 टैग बता दो कंटेनर टैग्स, या 5 अनपेड टैग बता दो, अनपेड का मतलब है स्टैंड अलोन, ओके। अच्छा, एक और एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स हम बेसिकली टैग को ही कहते हैं, एक होता है ब्लॉक एलिमेंट और एक होता है इनलाइन एलिमेंट। कौन जवाब देगा इसका, किसी ना किसी को पता होगा, नहीं, लेकिन हमें ट्राई की अच्छी बात है। ओके गुड, बोलो, बोल रहे थे आप कुछ, नाराज हो गए, अच्छा। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है जो फुल 100% विड्थ लेगा, 100% से मतलब मेरा क्या है, फुल विड्थ, फुल स्क्रीन, उसको कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट का मतलब होता है वो उसकी विड्थ उतनी रखेगा जितना मेरा कंटेंट है, ओके। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं अगर ये बी आर रिमूव कर देता हूँ, बी आर से नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अब ये चेक करो, ये मेरा ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ पे कितनी जगह खाली थी, ये नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पे आया, नीचे आया, तो ये मेरा, ये जिसमें मैंने ये लिखा है ना वाटर फार्मूला H2O, वो मेरा ब्लॉक एलिमेंट था, ये मैंने किसके अंदर लिखा था, ये मैंने लिखा था किस टैग के अंदर लिखा था, तो पैराग्राफ मेरा यहाँ पे क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट वन, और ये इमेज, ये आप चेक करो एक लाइन में आ रही है, तो ये मेरा कौन सा एलिमेंट है, इन लाइन, ठीक है। इसने इसकी विड्थ उतनी रखी हुई है जितना मेरा डाटा है। मैं अगर इमेज को बड़ा कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, अगर वो इतनी स्पेस में पूरी नहीं हो रही होगी ना, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, तो उसको कहेंगे इनलाइन। ये देखो आपको इनलाइन है, क्योंकि इसने जितनी इसकी विड्थ उतनी रख रहा है जितना मेरा कंटेंट है, डन। अभी देखो लाहौर, ये मैंने किसके अंदर रखा हुआ है, ये मेरा H1 है, देख रहे हैं, ये लाहौर मैंने किसके अंदर रखा हुआ है, आप लोगों ने अपना जो कोड किया होगा उसमें भी आप देख लीजिएगा H1। अब देखो इसके बाद कितनी स्पेस यहाँ पे खाली थी, ये लाहौर जो नेक्स्ट लाइन में आई इसके साथ आ सकता था, स्पेस है, लेकिन उसने नेक्स्ट लाइन में लिखा, क्यों, क्योंकि H1 आपका ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो विड्थ कितनी रखेगा, 100%। नेक्स्ट एलिमेंट या मतलब नेक्स्ट टैग वो आपका नेक्स्ट लाइन में देगा, तो इसमें आपको बाकी देखो सारे आपके नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं, हर वर्ड एक एक लाइन में आ रहा है, पाकिस्तान नेक्स्ट लाइन में, लाहौर, ये मेरा पूरा पैराग्राफ है, सब कुछ अब नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इमेज आपका इनलाइन है, SUP आपका इनलाइन है और SUB आपका इनलाइन है, क्लियर, ओके। नहीं, अच्छा इसका इशू है ब्लॉक एलिमेंट, ओके।
ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं जो 100% विड्थ रखेगा, चाहे उसका साइज छोटा है चाहे उसका साइज बड़ा है, उसने पूरी की पूरी जगह लेनी है। ठीक है, अब इधर यहाँ पे देखें, ये लाहौर मैंने किस टैग के अंदर लिखा हुआ है, ये आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, या आपने अपने लैपटॉप पे भी कोड किया हुआ है, ये लाहौर मैंने H2 में लिखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चेक करें कितनी स्पेस खाली थी, ये पाकिस्तान ऊपर आ सकता था, लेकिन इसने पाकिस्तान को कहाँ पे रखा है, नेक्स्ट लाइन में। ये पाकिस्तान मैंने किस में लिखा था, हेडिंग 1 में, और ये हेडिंग 2 में है। स्पेस थी लेकिन इसने इसको नेक्स्ट लाइन में भेजा है, क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट ने 100% स्पेस लेनी है। अब उसने इसके बाद 100% स्पेस ले रहा है, ये भी देखो 100% ले रहा है, ये भी जगह पूरी, मतलब रो पूरी सिलेक्ट कर रहा है। ओके, अब इमेज, यहाँ पे इमेज देखें, इमेज किस तरह आ रही है, क्योंकि इमेज मेरा क्या है यहाँ पे इन लाइन है, क्योंकि वो इसके साथ आ रहा है, इसको कहते हैं इनलाइन। और ब्लॉक, मजीद हम टैग्स आगे और देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर होता रहेगा। अभी बस इतनी समझ लो डेफिनेशन, ब्लॉक एलिमेंट 100% विड्थ लेता है कंप्लीट, चाहे इसका कंटेंट थोड़ा सा है या ज्यादा है, उसने पूरी की पूरी जगह लेनी। विड्थ की बात करूं, नॉट हाइट। ठीक है, और इनलाइन उसकी विड्थ उतनी होगी जितना मेरा कंटेंट है, कंटेंट की विड्थ बढ़ाते रहोगे उसकी विड्थ भी बढ़ती जाएगी। यहां तक क्लियर? ओके ओके। अच्छा, आपको मैंने स्ट्रॉन्ग करवाया है और क्या करवाया है, बी। अब देखो स्ट्रॉन्ग और ये बी, ये भी मेरे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। देखो मैंने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लगाया, इसने यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं किया। ये देखो मेरा बी था, इसने भी देखो लाइन ब्रेक नहीं किया। अब बोल्ड मैं किसको कर रहा हूँ, पी में कर रहा हूँ, मैं हेडिंग 1 को बोल्ड नहीं करूंगा क्योंकि हेडिंग्स तो ऑटोमेटिकली बोल्ड है। अगर आप इन हेडिंग के अंदर बोल्ड लगाओगे, लाइक मैं लाहौर जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं अगर स्ट्रॉन्ग का टैग है, कोई भी टैग यूज करता हूँ, कोड हो जाएगा लेकिन इसका यूज नहीं होना, आपको आउटपुट में कोई फर्क नजर नहीं आना। उसकी रीजन ये है, ये ऑलरेडी बोल्ड है, ये ऑलरेडी बोल्ड है, कोई फर्क नजर नहीं आना क्योंकि इसको आप मजीद बोल्ड नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है बात? ओके। अच्छा, अब आप कहोगे सर बोल्ड तो हमारा हेडिंग भी कर रहा है। अब अगर इस बी की जगह जो मैंने यहाँ पे बी यूज किया है, मैं यहाँ पे हेडिंग 2 यूज कर दूं, वो भी तो बोल्ड कर रहा है, कोई और यूज कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा, मैं हेडिंग 2 यूज कर रहा हूँ, देखो हेडिंग 2 मेरा इनलाइन एलिमेंट नहीं, हेडिंग 2 ने क्या किया, ब्लॉक एलिमेंट है। जितना हेडिंग 2 के अंदर था, हेडिंग 2 के अंदर बस मैंने क्या रखा हुआ है, द वीडियो, तो उसने द वीडियो को एक सेपरेट लाइन दी है, टोटली एक अलग से। ठीक है, मैं अगर इंक्रीज कर देता हूँ कंटेंट, हेडिंग 2 को मैं यहाँ तक ले जाता हूँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ हेडिंग 2 यहाँ पे रख दे, फिट्स तक ले आए, मैं यहाँ तक इसको बंद किया है। हेडिंग मेरा ब्लॉक एलिमेंट है, जबकि स्ट्रॉन्ग, बी, इमेज, SUB वो मेरे सारे यहाँ पे क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स। इसके अलावा आप मजीद आगे देखेंगे। समझ आ रही है? मुझे आप परेशान नजर आ रहे हो? कोई इशू मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ओके, स्ट्रॉन्ग बी आपने देख लिया। स्ट्रॉन्ग हमारा HTML5 में है, स्ट्रॉन्ग और बी हम यूज करते हैं बोल्ड के लिए। अच्छा, नेक्स्ट इसका है हमारा EM यूज कर लो। EM के अंदर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ हेडर को रख रहा हूँ EM के अंदर। अब इसने हेडर के साथ क्या करेगा, इटैलिक कर दिया। ठीक है, तो EM स्टैंड फॉर एम्फसाइज्ड, एम्फसाइज का मतलब होता है टैली करेगा। आप EM यूज कर लो या आप आई टैग यूज कर लो, ये दोनों हम यूज करते हैं टैली करने के लिए। EM आपका HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ, आई हमारा पहले चलता हुआ रहा। ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग, EM और INS ये 3 फर्स्ट टैग्स आपके HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। बाकी B, I और U ये हमारे पहले से चलते हुए आ रहे हैं। दोनों वर्किंग में कोई भी यूज कर सकते हो, फर्क कुछ भी नहीं है, जो आपको इजी लगे। ठीक है, यहाँ तक? सॉरी, आपके स्ट्रॉन्ग, EM और INS ये 3 टैग आपके HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। बाकी B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन, ये 3 हमारे पहले से चलते हुए आ रहे हैं, अभी भी वर्किंग में है। क्लियर? आपने कौन सा यूज करना आप यूज करें। अच्छा, ये मैंने आपको EM लगा के दिखाया, आपने I यूज करना है, आप यहाँ पे I यूज कर लो। इस वर्ड को मैं I में कर देता हूँ, आउटपुट में कोई फर्क नहीं है। किधर गया, ये देखें
वर्ड और हेडर सेम ही आपको नजर आ रहा है, जोन सा आपको इजी लगता है आप वो टैग यूज करें। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हम अंडरलाइन करना है। मैंने एम्बेडेड को अंडरलाइन करना है। मैं स्टार्ट में यहाँ पे यू स्टार्ट कर देता हूँ। एम्बेडेड को मैंने अंडरलाइन करना है और 4 को मैं आईएनएस में कर देता हूँ। आईएनएस का मतलब भी अंडरलाइन है। दोनों की आउटपुट में कोई फर्क नहीं है। क्लियर? ये दोनों हम यूज करते हैं अंडरलाइन के लिए। आईएनएस हमारा HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, अच्छा, टॉप पे मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लगाता हूँ। ये मैंने लिखा है, ओके, दिस वन। मैंने यहाँ पे HTML5 को बोल्ड भी करना है, अटैलिक भी करना है। एक चीज को हम दो चीजें भी करते हैं ना, बोल्ड भी करना है, टैलिक भी करना है। अब मैं इसको कैसे करूंगा? इस HTML5 को मैंने बोल्ड भी करना है और टैलिक भी करना है। ओके, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे बोल्ड के लिए बी लगा दो, स्ट्रॉन्ग लगा दो, जो आपको इजी लगे। मैंने स्ट्रॉन्ग लगा दिया। स्ट्रॉन्ग को कर देता हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग यहाँ से स्टार्ट किया एच से पहले, और ये मैंने 5 के बाद बंद कर दिया। अब इसको मैंने टैलिक भी करना है। मैं EM जहाँ पे लगा रहा हूँ और ये मैं 5 के बाद बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपने अपने घर में एंटर होना है, ठीक है? आप फर्स्ट डोर ओपन करते हो, फिर नेक्स्ट डोर ओपन करते हो, फिर नेक्स्ट डोर ओपन करते हो, और अगर बंद करना होगा फिर कैसे बंद करोगे? अगर आप सबसे बाहर वाला बंद कर दोगे फिर क्या होगा? तो जिस सीक्वेंस में आप गए हो बंद करते हुए, कौन सा सीक्वेंस फॉलो करोगे? रिवर्स फॉलो यूज करेंगे। क्लियर बात यहाँ तक? तो यहाँ पे अब आप देखो, मैंने स्ट्रॉन्ग पहले ओपन किया, बंद कब कर रहा हूँ? लास्ट में। EM मैंने सेकंड में ओपन किया, बंद कब कर रहा हूँ? सेकंड, हाँ, फर्स्ट पे। ओके, जिस सीक्वेंस में आप गए उसी उल्टा सीक्वेंस आपने बंद करना है इसको। क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा, दूसरा सवाल आप ये कर सकते हो कि सर पहले हमें स्ट्रॉन्ग टैग ही लगाना पड़ेगा। आप EM पहले कर दो, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे EM को पहले कर दो, EM पहले कर दो, स्ट्रॉन्ग बाद में कर दो, फिर इसका सीक्वेंस भी आप चेंज कर देना। ये मैटर नहीं करता कि कौन सा पहले लगाना है। अब इसमें क्या होगा, इसको दो टैग लग रहे हैं, EM भी लग रहा है और स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। अंडरलाइन भी मैंने करना है, अंडरलाइन भी कर देते हैं। INS लगा रहा हूं, पहले लगाया, उसको बंद में कहां पे करूंगा? सबसे एंड पे। क्लियर? एक चीज का ख्याल रखना आप लोगों ने करना क्या है, जब टैग ओपन कर रहे हो साथ ही क्लोज की पोजीशन डिसाइड कर लेना। बाद में ना करना कि पहले सारे मैं ओपन कर लेता हूं, बाद में मैं क्लोज करूंगा, उसमें आप पजल हो जाओगे। क्लियर? जैसे जब टैग ओपन कर रहे हो साथ पहले क्लोज करो, क्लोज करने का एंड पे ना सोचना कि मैं पहले टाइप कर लेता हूं मैं फिर क्लोज, लाइक आप इस तरह कर रहे हो काम। आप लिख रहे हो बी यू, इस तरह करके काम करो, ये गलत हो जाएगा आपका, आप लोग भूल जाओगे सीक्वेंस। तो बेटर ये होगा आप क्या करो, इस तरह पहले बी ओपन किया, बी को क्लोज करो, अंडरलाइन लगाना है, यू लगा दो, क्लोज करो, उसके बाद टेक्स्ट लिखना शुरू करो, ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ओके, ये मैं आपको इजी वे बता रहा हूँ कि आपके कोड में बग्स ना आए। अच्छा, बग किसको कहते हैं? और डीबगिंग कितने किस्म के होते हैं? डिस्क्राइब करो। किस तो मैं बताया कि उसने सिंटैक्स बताया, आपने रन टाइम बताया, लॉजिकल बताया, इसने रन टाइम बताया। अब मुझे डिस्क्राइब कर दो डेफिनेशन। ओके,
क्या मतलब इससे? एक मिनट की बात पूरी होने दो, आगे। वो सिंटैक्स एरर है। ओके, जिसने बोला सही बोला है। सिंटैक्स एरर। रन टाइम क्या होता है? मैं आपको इजी डेफिनेशन बताता हूँ। सिंटैक्स एरर वो एरर होता है जो आप कोडिंग में मिस्टेक करो। ये जो आप टैग आगे पीछे कर रहे हो, ये कोडिंग मिस्टेक है आपकी। टैग के स्पेलिंग गलत लिख दोगे, कोडिंग मिस्टेक है आपकी, उसको कहते हैं सिंटैक्स एरर, जो आप कोडिंग में गलती कर रहे हैं। ठीक है। रन टाइम एरर कब कौन सा होता है? जो रनिंग टाइम पे यूजर गलत इनपुट दे दे, उसको कहते हैं रन टाइम एरर। के आपकी वेबसाइट या कुछ चल रहा है और यूजर ने उस टाइम पे इनपुट के वक्त कुछ गलत लिखा है, वो आपका रन टाइम एरर है। सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर ये दो आपको शो कर देता है कि आपका सिंटैक्स एरर है और ये आपका लॉजिकल एरर है, कि आपका ऐसा एरर होता है जो कभी शो नहीं होता और आपका एग्जीक्यूट सब कुछ हो रहा होता है। लॉजिकल एरर कहाँ से होता है? वो आपका होता है डेवलपर साइड से। वो किस तरह का? लाइक आपने फार्मूला लिखना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आपने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका लॉजिकल एरर है कि ये डेवलपर की मिस्टेक है, ये कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। उसने फार्मूला गलत लिख दिया, उसको आउटपुट गलत आ रही है, वो परेशान बैठा था आउटपुट मेरी क्यों गलत आ रही है। ठीक है, इसको कहते हैं लॉजिकल। तो सबसे मुश्किल जो फाइंड करना होता है वो लॉजिकल एरर होता है, क्योंकि वो आपके अपने लॉजिक्स गलत होते हैं, लॉजिक्स। ठीक है जी, आप क्या पूछ रही थी? क्या पूछ रही थी आपके साथ? मुझे अभी नाम मुझे याद नहीं। ओके, यहाँ तक क्लियर होगी बात? इस तरह इसको मैंने टैलिक भी करना है। अब टैलिक मैंने किसको करना है? मैंने बस आर को करना है। मैं यहाँ से आई स्टार्ट करता हूँ और सबको नहीं करना था, मैंने आर के बाद यहाँ पे बंद कर दिया। अटैलिक सिर्फ आर को करना था मैंने। डन। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें कौन से हैं? इसके बाद यूएल ओएल। अच्छा, ये हम यूज करते हैं लिस्ट बनाने के लिए। लिस्ट से मतलब क्या होता है? अच्छा हाँ, गुड, ओके। एक है आपका ऑर्डर लिस्ट, चलो मैं इधर ही बता देता हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट एक आपकी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट एक आपकी है, डेफिनेशन लिस्ट। तो अब आप यहाँ पे देख लो कि ऑर्डर लिस्ट का पहला कैरेक्टर ले लो, ओएल बन गया। अनऑर्डर लिस्ट का पहला कैरेक्टर ले लो, यूएल बन गया। डेफिनेशन लिस्ट का पहला कैरेक्टर ले लो, डीएल बन गया। क्लियर? आपने यही यूज करना है। अब ऑर्डर और अनऑर्डर में मतलब क्या है? इसमें क्या ऐसा रॉकेट साइंस था? मैंने सिर्फ ये कहा ऑर्डर लिस्ट का पहला कैरेक्टर ले ले। आई समझ? अभी भी नहीं आई? हाँ ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं ओएल लगा रहा हूँ, साथ ही मैं आपको यहाँ पे यूएल लगा के भी दिखा रहा हूँ। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में फर्क क्या है, कोई बता सकते हैं? ऊपर नीचे? ओके। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट वो होता है जो आपको नजर आ रहा है एक ऑर्डर, लाइक 1 2 3 ABCD, स्मॉल या कैपिटल, रोमन्स नंबर, रोमन सामने पड़े होंगे नंबर्स, आई जो होता है, वो आपके सारे के हैं ऑर्डर, इसमें आपको ऑर्डर नजर आ रहा है। अनऑर्डर्ड कौन से होंगे? जिसमें आपके सिंबल्स लगे होंगे, बुलेट्स, हाँ वो आपके अनऑर्डर्ड हैं, जिसको आप देख के बता ही नहीं सकते कि ऑर्डर क्या है। ठीक है। और डेफिनेशन लिस्ट कौन सी होती है? डेफिनेशन लिस्ट बेसिकली आपकी होती है, आपने ग्रामर्स बुक सबने पढ़ी है, नाउन, नाउन की डेफिनेशन देखी है कि ऊपर एक हेडिंग होती है नाउन की, नीचे जो डेफिनेशन थोड़ी टैब के बाद, स्पेस के बाद शुरू होती है, तो उसको हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। ओके। अच्छा, ओएल के अंदर मैं यहाँ पे एल आई लगा रहा हूँ, एल आई का मतलब है लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर भी मैं एल आई लगाऊंगा।
ये दोनों को मैं साथ लेके जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ रही हो। और यूएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट। एल आई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाहौर, इस्लामाबाद, कराची हो गया, ये ले यार नाराज ना हो, फैसलाबाद, लाइक मैं ये करके लिख रहा हूँ, मैं बार बार क्या रिपीट कर रहा हूँ, एल आई, ठीक है। ओ एल के अंदर मैंने इसको बताया है, ये सारी जो मेरी लिस्ट बन रही है, एल आई का मतलब है लिस्ट, ये सारी जो मेरी लिस्ट बन रही है, ये लिस्ट मेरी कौन सी है, ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, यही सारा कोड मैं कॉपी कर देता हूँ यूएल के अंदर। कंटेंट मेरा देखो सेम है, वो ओ एल में है, ये यूएल में। अब इनकी आउटपुट्स में डिफरेंस होगा, वो क्या है ये देखें। क्लियर बात यहाँ तक। ऑर्डर लिस्ट हमारी ऑर्डर लिस्ट बन रही है, मैंने 1 2 3 4 5 खुद नहीं लिखा है, वो खुद ब खुद जनरेट हो रहे हैं। मैं अगर नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख देता हूँ, आप उसने डॉट्स लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो खुद से पॉइंट पिक कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ये देखें 7 खुद से आ गए, ठीक है। मैंने जस्ट एक वैल्यू लिखी है, वो पॉइंट्स नंबर खुद ब खुद ऐड कर रहा है, और यहाँ पे वो क्या लगा रहे हैं, डॉट्स लगा रहा है। तो इसको इसलिए इसको कहते हैं ओएल ऑर्डर लिस्ट, कि मुझे यहाँ पे ऑर्डर नजर आ रहा है और इसमें मुझे ऑर्डर नजर नहीं आ रहा। टेक्स्ट चेंज करना है, क्या चेंज करना है, कर लें आप, किसको ऊपर करना है मुझे बताएं। ये ले मैं ये फैसलाबाद को ऊपर कर देता हूँ, ये आपने जिस सीक्वेंस में भी करना है, ये ले आपका सीक्वेंस ऑफ कोड है, जिस सीक्वेंस में आप कोड कर रहे हैं उस सीक्वेंस में चल रहा है। डन। दोबारा पूछो, मैं समझा नहीं। मैंने किसकी मीनिंग डिफाइन किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, इसमें परेशान हो रही है, लो ये लो, मैंने रिमूव ही कर दिया, ठीक है। वो मैंने समझाने के लिए आपको बताया ओएल स्टैंड फॉर व्हाट, वो मैंने बेसिकली कमेंट्स में दिया था। कमेंट्स कौन सी लाइंस होती हैं, जो एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। तो HTML में हम कमेंट्स कैसे लिखते हैं, लेस देन एक्सप्लेन, ये मतलब एक्सप्लेनेशन मार्क नॉट, डबल डैश, और क्लोज करेंगे डबल डैश। इसके मिड में आप जो भी लिखोगे वो आपका शो नहीं होगा। अब लाइक जिस तरह आप ये कहोगे ये कोड मैंने एग्जीक्यूट नहीं करना, लेकिन मैं इसको रिमूव भी नहीं करना चाह रहा, रिमूव कर दूंगा तो मैं कैसे देखूंगा बाद में, कमेंट्स में कर दो उसको, ये हमारा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, लेकिन कोड मेरे पास है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा लेकिन मैं कोड देख सकता हूँ। अगर इन फ्यूचर मैंने दोबारा यूज़ करना होगा, मैं कमेंट्स रिमूव कर दूंगा, मुझे दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा। ओके क्लियर, ओके। ये ओएल आपको और यूएल समझ में आ गया। अच्छा, इसके अलावा जब आपको एबीसीडी कह रहा था वो भी हम लगा सकते हैं। ओएल के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा टाइप का, टाइप, ये टाइप का ही आ रहा है, बाय डिफॉल्ट हमारा 1 लगा हुआ है, तो टाइप 1 लगाने का फायदा नहीं है, ठीक है। हम कोई और यूज करते हैं, ए लिख देता हूँ, कैपिटल ए, मैंने कैपिटल ए लिखा ओएल के अंदर, तो सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, कैपिटल एबीसीडी में, ठीक है। मैं यहाँ पे और को यूज कर लेता हूँ, कैपिटल आई, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, रोमन नंबर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल एबीसीडी, स्मॉल आई, स्मॉल रोमन्स, क्लियर। अच्छा, ये अब अगर मैं यूएल में टाइप लगाता हूँ, यहाँ पे 3 दिखा रहा है, सर्कल, डिस्क एंड स्क्वायर। सर्कल लगाता हूँ तो सर्कल से क्या होगा, सर्कल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और डिस्क लगाता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट हमारा डिस्क था, और अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगाता हूँ, ये स्क्वायर बन गया।
यूएस पे ओके, ग्राफिक्स नहीं है यार। डन यहाँ तक? नहीं, ए से ही। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डीएल। डीएल का मतलब है डेफिनेशन लिस्ट। अच्छा, डीएल के अंदर दो टैग्स होते हैं। डीएल के अंदर हमारा एल आई नहीं आता। डीएल के अंदर हमारा क्या होता है? डीटी एंड डीडी। डीटी का मतलब है डेफिनेशन टाइप और डीडी का मतलब डेटा डेफिनेशन। ठीक है, डीटी का मतलब है डेफिनेशन टाइप और डीडी का मतलब है डेटा डेफिनेशन। ओके, अच्छा इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नाउन, ये आपने लगाना सब टू यू, और यहाँ पे लिख देता हूँ विदाउट डेफिनेशन, मैं भूल गया हूँ, बस एनीथिंग। ये कौन बोला? ओके, मैंने ये लिख दिया डीडी के अंदर। ये देखें इसने क्या किया, क्या किया इसने? ये इसने यहाँ पे ये लिखा है, हेडिंग नहीं बनाई, ये लिखा टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट जिस तरह आपका पी नजर आ रहा था, और जो हमने डीडी में लिखा है वो थोड़ा आगे स्पेस से शुरू कर रहा है। अब अगर मैंने वर्क की डेफिनेशन देनी है, यहाँ मैं ऊपर रिपीट कर रहा था जस्ट एल आई, ओ एल में भी और यूएल में भी जस्ट एल आई। यहाँ पे आपने दो चीजें रिपीट करनी है। कौन कौन सी? डीटी एंड डीडी, ये दो चीजें हम बार बार रिपीट करेंगे। यहाँ पे मैं वर्ब लिख देता हूँ। वर्ब की डेफिनेशन क्या है? सारे समझदार बैठे हैं यहाँ पे। सॉरी, ओके, ये वर्ब है आपका। क्लियर? और भी सवाल आपको यहाँ तक? कर सकते हैं, इंतजार कीजिए, इंतजार करो, सारा कुछ आज ही पढ़ा दूं। आप आइंस्टाइन तो नहीं हो यार, बहुत हो गया आज के लिए। तो मैं ये तो कह रहा हूँ बहुत हो गया। इधर ही करना है यार, छोटे बच्चे जो घर से लिख करके लाना, होमवर्क दूंगा मैं आपको। कुछ भी लिखते हैं, क्या इशू हो रहा है मुझसे पूछ लो। इसमें आपने ये करना है, मैंने इस तरह डेफिनेशन दी, नाउन की हेडिंग है, ये नाउन की डेफिनेशन है, ये वर्ब की हेडिंग है, ये वर्ब की डेफिनेशन है। कितनी डेफिनेशन दी हैं? आपने 3 कर देनी, किसी की भी दे देना, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, किसी की भी। ठीक है, मतलब तीसरी एक और आ जाएगी इस तरह नीचे करके। ठीक है, आपने नाउन को करना है बोल्ड, ये जो हेडिंग है वर्ब को करना है बोल्ड, और जो तीसरे की हेडिंग होगी उसको करना है बोल्ड। ठीक है, इनको बोल्ड नहीं करना जो नीचे दिए हुए। एक काम पहला क्या है, बोल्ड करना। दूसरा, इनके स्टार्ट पे नंबरिंग लिखी हुई है इस तरह, लेकिन खुद से टाइप नहीं करने नंबर, कोड करना है कि नंबरिंग लिखी है, लेकिन नंबरिंग किसके साथ आए? जस्ट हेडिंग के साथ। ग्रामर बुक्स देखी है ना, वो जो वहाँ पे लिखा होता है नाउन का 1, वो काम आपने यहाँ पे करना। ठीक है, छोटा सा काम आपको दिया।